नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो लड़ाई है वो है टॉप टू की। क्या बेंगलोर टॉप टू में रहेगी, क्योंकि गुजरात ने लास्ट मैच में बहुत गजब परफॉर्मेंस कर दिया। गुजरात टॉप टू में ऑलमोस्ट फिनिश कर सकती है। और अब बात है यहाँ पे कि क्या बेंगलोर और हैदराबाद टॉप टू में फिनिश कर पाएंगी। तो यहाँ पे जो भी टीम एक अच्छे मार्जिन से जीतेगी वो टॉप टू में फिनिश करने वाली है। तो देखेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि कोशिश यही रहेगी दोनों टीमों की कि वो टॉप टू में फिनिश कर जाए। तो आज के इस मैच के लिए पूरी अपडेट आपको यहाँ देने वाला हूँ। हर एक प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, ग्राउंड किस तरह से खेलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और वेदर कैसा रहेगा, इसके अलावा पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, प्लेयर परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बैटल किसके साथ में रहेगी। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ जो आपके काम आएंगी जब आप अपना कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। ज़रूरी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ हमें सारे जुड़ने का प्रयास नहीं किया है तो पहले वो प्रयास कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जो है घंटी उसको दबा दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा टारगेट अगर रख रहा हूँ, अगर आप पूरा कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 2000 लाइक का जो छोटा सा टारगेट है इसे आप पूरा कर देना, क्योंकि मैच बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा ही होना चाहिए। तो 2000 लाइक का टारगेट है, उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे। सबसे पहले लाइक से ही शुरुआत करो और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जा चुके हैं टेलीग्राम के, अभी हम सेफ हैं क्योंकि हम सही है। ठीक है, अगर हम सही हैं तो फिर आपका हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया हुआ है, आप जाकर हमारे साथ में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, अगर हम अभी तक बचे हुए हैं इतने सारे चैनल्स उड़ने के बाद भी, तो हम अभी तक तो सही हैं। आगे भी कोशिश करेंगे कि सही ही रहें जब तक कोई हमें टारगेट ना करे। ठीक, तो सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करेंगे। मैच इस मैदान पर टोटल 89 हो चुके हैं, जिनमें से 41 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 48 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। दोस्तों, ये जो मैच है ये खेला जाएगा पिच नंबर 4 पे, और पिच नंबर 4 के बारे में अगर आपको बता दें वो है ये वाली पिच, जिसमें 242 का स्कोर हुआ था और एक बार हैदराबाद ने 235 का स्कोर किया था। ये वाली पिच का इस्तेमाल होना है। हम इसी पिच का एनालिसिस करने वाले हैं जिससे कि आपको सही कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिएगा पिच कैसी है कि 200 तो बहुत आराम से बनेगा, 200 तो 200 सवा 200 भी पार हो सकता है। पावर प्ले में 79 बनाता यहाँ, 67 बनाता यहाँ, मतलब बहुत इजीली 60 भी क्रॉस हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ 60 से स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ स्टार्ट होगा 57-58 के आसपास से। तो आप आराम से यस कर सकते हो, पहली चीज़। इसके बाद स्कोर किसने किया था, नंबर 4 के प्लेयर क्लासेन ने, यहाँ नंबर 1 के प्लेयर अभिषेक शर्मा ने 100 बनाया था। वैसे तो क्लासेन ने हर मैच में ही स्कोर किया है, ओपनर के भी इस मैच में स्कोर आए थे, टॉप 3 से भी स्कोर आया था। अब आप आइए सेकंड इनिंग में। अच्छा, फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल देखो। टोटल विकेट गिरे 4, टोटल विकेट गिरे 2, 0 विकेट निकाले फास्ट बॉलर ने, 1 विकेट स्पिनर को मिला था इस मैच के अंदर। अब आप सेकंड इनिंग को चेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे 7 और 9 विकेट हमने देखे सेकंड इनिंग में। टोटल विकेट गए 16, पहली इनिंग में टोटल विकेट गिरे थे 6। तो सेकंड इनिंग के ज्यादा गेंदबाज टीम में रखे जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ नंबर 3 के प्लेयर कूपर ने 100 रनों का स्कोर किया। यहाँ भी नंबर 3 के प्लेयर नीतीश राणा ने 57 रनों का स्कोर किया था। 57 रन पर 3 विकेट आ गए थे इस मैच में पावर प्ले में, यहाँ पर 1 विकेट आया था। हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नहीं तो नॉर्मली आपको 1 ही विकेट देखने मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी 55 रन इजीली क्रॉस हुए थे। तो सेकंड इनिंग में कोशिश ये करिएगा कि 50 के आसपास यस करना, अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो नोट कर सकते हो। वैसे दोनों टीमें बेहतर हैं। अब फास्ट बॉलर्स को यहाँ 5 विकेट मिले थे, यहाँ 6 मिले, स्पिनर्स को 2 मिले, स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे। तो आपको करना क्या है कि सेकंड इनिंग के ज़्यादा गेंदबाज पहली इनिंग के कम गेंदबाजों के साथ में आप अपना काम चला सकते हो। पहली इनिंग के ऊपर ऊपर के 3-4 बल्लेबाज ही आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। ये इस पिच पर हुआ है, यही वाली पिच का इस्तेमाल इस मैच के अंदर होना है। अगर आपको पूरे ग्राउंड का रिकॉर्ड समझना है तो आप ये वाला रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा, जिसमें पहली इनिंग में 70-75 रन बने, सेकेंड इनिंग में 70-76 रन बने। 2 और 1 मतलब टॉप 2, टॉप 1 और नंबर 3, नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया। ज़्यादातर हमने ऐसा देखा है कि सेकंड इनिंग में जो नंबर 3, नंबर 4 के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, पावर प्ले में पहला विकेट ज़रूर गया है।
ठीक है। और ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने ही निकाले, जैसे 16 विकेट यहाँ है तो यहाँ पे 6 विकेट है। एकमात्र यहाँ पे 6 विकेट स्पिनर को मिले थे क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे गेंदबाज थे, प्लस अनुकूल रॉय, 3 स्पिनर के साथ में ये टीम खेल रही थी। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ था। बाकी यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर आप ट्रेडिंग में यस ज़्यादा करोगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा नॉट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ रन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग आपको समझनी पड़ेगी तभी इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लें तो पिछली बार जब ये टीमें आमने सामने हुई तो हैदराबाद ने 201 बनाया था, जो बेंगलोर ने बहुत आराम से चेस किया था, जिसमें ईशान ने 80 किया, अनिकेत वर्मा का 43 था, क्लासेन का 31 और 2 विकेट निकाले थे डेविड पेन ने। चूंकि डेविड पेन अब नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ विराट कोहली का 69 आया था, देवदत्त का 61 था, रजत पाटीदार का 31, रोमारियो के 3 और जैकब डफी को 3 विकेट मिले थे। इसके पहले जो एक और मैच इन दोनों टीमों ने खेला था, जो कि पिछले साल का मैच है, जिसमें हैदराबाद ने 231 बनाया था, बेंगलोर नहीं बना पाया था ये स्कोर। और अगर इतना बड़ा स्कोर आएगा तो कोई भी टीम को चेस करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ईशान किशन ने यहाँ भी 94 किया था, अभिषेक शर्मा का 34 था, पैट कमिंस का 3 और ईशान मलिंगा के 2 विकेट थे। यहाँ रोमारियो शेफर्ट को 2 मिले थे, विराट ने 43 किया था, सॉल्ट के 62 रनों का स्कोर था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और बात करेंगे यहाँ पे दोनों टीम्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हैदराबाद की। देखो, हैदराबाद के पास में जो इंपॉर्टेंस है कि भैया रेड्डी तक जो स्कोर बन गया वो बन गया। इसके बाद रविचंद्रन समरन, सलील अरोड़ा ठीक प्लेयर है, पर परफॉर्मेंस लगातार नहीं आया, ना ही ऐसा आया कि जब ज़रूरत पड़ी हो तब आया हो। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स किया है तो नीचे के प्लेयर ने भी कुछ स्कोर नहीं किया, ये हमने कई मैचेस में देखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से स्कोर आएगा तो ही ये 2 प्लेयर स्कोर करेंगे, तो एक रिस्क वाला फैक्टर तो खत्म है। मतलब यहाँ बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ऊपर के ही प्लेयर आपको रखने हैं, चाहे टीम चले या ना चले, क्योंकि अगर इन्होंने स्कोर नहीं किया तो नीचे के इन दोनों प्लेयर ने भी एक भी मैच में स्कोर नहीं किया, टीम को किसी मैच में नहीं बचाया इन लोगों ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी रही बात गेंदबाजी की तो प्रफुल्ल पहला ओवर डाल रहे हैं, पैट कमिंस डाल रहे हैं, फिर इसके बाद आते हैं ईशान मलिंगा, शाकिब हसन का इस्तेमाल मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर में ज़्यादा हुआ है क्योंकि वेरिएशन बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है। इसके अलावा शिवांग कुमार मिडिल ओवर्स में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, और शिवांग कुमार थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बैटिंग तो ठीक कर लेते हैं, पर जिस नंबर पर अभी यहाँ कर रहे हैं ना, इस नंबर पर नहीं करते हैं। इनका आप देखेंगे जब एमपी की तरफ से खेलते हैं ये T20s में, वहाँ ये ओपन किया करते हैं। अब आप अगर देखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद का वेन्यू रिकॉर्ड कि इस मैदान पर किन किन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटिंग विकेट आपको यहाँ हमेशा देखने मिलता है। ठीक है, और टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, तो आपको वही चीज़ देखने मिलेगी कि ऊपर के जो ये 4-5 प्लेयर हैं ना, इन सब का रिकॉर्ड देखो आप। T20 में 30 का एवरेज ही बहुत हो जाता है, यहाँ 35 और 38 का एवरेज आपको मिल रहा है, प्लस क्लासेन का 56 का है, रेड्डी का 40 का एवरेज है। तो कुल मिलाकर ये जो 5 खिलाड़ी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ट्रेविस हेड इस मैदान पर 18 में से 6 मैचेस में 50 कर चुके हैं, मतलब हर तीसरी पारी में इनके बैट से एक 50 आया है। वहीं अभिषेक शर्मा ने 25 पारियों में 6 बड़े स्कोर बनाए, मतलब इनके बैट से लगभग हर चौथी इनिंग में एक बड़ा स्कोर आया। क्लासेन ने ईशान किशन ने 16 में 3 बड़े स्कोर बनाए हैं, इनके बैट से हर 5वीं इनिंग में एक 50 आया। क्लासेन ने बनाया 21 में 6 बड़े स्कोर हैं, इनके बैट से लगभग हर 3 से चौथी इनिंग में बड़ा स्कोर आया, जबकि क्लासेन का बैटिंग डाउन नंबर 4 है, नंबर 5 है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो 4 नंबर 5 नंबर खेलकर आपको हर तीसरे और चौथे मैच में 50 बना रहा है, तो उसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस ग्राउंड पे कितना ज़बरदस्त रहा होगा। इसके बाद रेड्डी है जिन्होंने 12 मैचेस में 2 बार 50 बनाया, और ये भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि रेड्डी नंबर 5 और नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आकर भी 50 बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड कहूँगा। अब आप गेंदबाजी में देखें तो रेड्डी ने यहाँ पे 38 गेंदों के बाद में विकेट निकाला है। ठीक है, पैट कमिंस को मिल जाता है हर 22 गेंद के बाद विकेट। इसके बाद ईशान मलिंगा जो कि इस मैदान पर बड़ी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, इनको मिस कर देना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी। ईशान मलिंगा हर 14 गेंदों के बाद में इस मैदान पे विकेट है इनका। इसके बाद शिवांग कुमार के पास में 24 गेंद के बाद है, तो वहीं प्रफुल्ल ने
हर 10 गेंद के बाद विकेट निकाला है, तो शाकिब हुसैन ने हर 14 गेंद के बाद इस मैदान पे विकेट निकाला है। अंतर इतना देखिएगा कि प्रफुल्ल ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, इसमें पहले ही मैच में इनको 4 विकेट मिल गए थे। दूसरे मैच में बहुत जोर से पिटाई हुई थी इनकी। फिर शाकिब हुसैन ने लेकिन 5 मैच खेली, ये भी अच्छी कर रहा है। तो शाकिब और ईशान आपके लिए 2 अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेविस हेड के बारे में। देखो ट्रेविस हेड ने पिछले 2 मैचेस में कुछ ऐसा खास किया नहीं है। यहाँ ट्रेविस हेड के साथ एक बड़ी समस्या है कि जो सामने वाली टीम में जैकब डफी हैं, उन्होंने इनको 4 बार आउट कर दिया। कितनी बार आउट कर दिया? 4 बार। और हो सकता है कि वो इस मैच में खेले भी। तो जैकब डफी इनके लिए मुसीबत बन सकते हैं, जिनका और इनका 37 का बैटिंग एवरेज है। अगर आपको थोड़ा सा रेड्डी तक आना है, नीतीश कुमार रेड्डी तक अगर आपको आना है, तो फिर आप यहाँ रिस्क ले सकते हो ट्रेविस हेड पे। वैसे इनका इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। हाल फिलहाल में ये मैंने टीम में रही रखे हैं, रिस्क लिया है, मैं रेड्डी के पास गया हूँ क्योंकि रेड्डी बॉलिंग भी कर रहे हैं कई बार। इसके बाद आते हैं शर्मा जी। शर्मा जी का रिकॉर्ड बेंगलोर के सामने बहुत खराब है, 24 का एवरेज है। पीछे आते हैं हम इनका रिकॉर्ड देखेंगे, 33 का एवरेज है। देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड ठीक है। मतलब आप कुल मिलाकर यहाँ अभिषेक और हेड, इन दोनों में से किसी एक को टीम में रख लेना, एक को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि प्योर हम ऐसा 100% प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता कि कौन जल्दी आउट होगा। हाल फिलहाल की स्थिति में रिकॉर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों के रिकॉर्ड उतने बेहतर नहीं जितने बेहतर होना चाहिए, ठीक। नंबर 3 पर आपको जो मिलते हैं वो ईशान किशन है। ईशान किशन का रिकॉर्ड बेंगलोर के सामने बड़ा कमाल का है, इनको लेके चलने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 30 रन का स्कोर आप आराम से देख पाएंगे। फिर नंबर 4 पर आपको मिलते हैं हेनरिक क्लासेन। इनका रिकॉर्ड भी बेंगलोर के सामने बहुत अच्छा है और ये भी लगभग आपको 30+ का स्कोर करके दे जाएंगे। तो ये 2 प्लेयर तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। ऊपर से एक प्लेयर हमें लेके चलना है। अब जब ऊपर से एक प्लेयर छोड़ोगे तो फिर नीचे किसको टीम में रखोगे? तो वो आता है नाम नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश कुमार रेड्डी हालांकि इस टीम के सामने कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अगर विकेट गिरे, ज़रूरत लगी तो आपको ज़्यादा नहीं तो 10, 15, 20 रन का स्कोर और प्लस 1 विकेट मान के चल रहा हूँ। और फील्डिंग पोजीशन भी आपको पता ही, कैचिंग पोजीशन पर फील्डिंग करते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कैचेस ज़्यादा आए, इसीलिए रेड्डी को आप ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन स्मॉल लीग में अगर आप ये रिस्क उठाते हो तो फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि वन साइडेड ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इनके 4 ऊपर के, सामने वाली टीम के 4 ऊपर के रखेंगे, बस इतना ही होने वाला है। लेकिन रिस्क वाली बात है, अगर रिस्क उठाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रविचंद्रन सबरन पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी ऐसा ही कुछ हमें सलील अरोड़ा के साथ करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ खास इन्होंने अभी तक किया भी नहीं है। फिर आप आओगे पैट कमिंस पर। पैट कमिंस लगातार विकेट निकाल रहे हैं, तो पैट कमिंस अभी हालिया फॉर्म की वजह से हमारी टीम में है। इसके बाद ईशान मलिंगा। ईशान मलिंगा भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ईशान मलिंगा को भी मैं टीम में लेके चलने वाला हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया स्लोअर वन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आते हैं प्रफुल्ल। देखो प्रफुल्ल को विकेट मिले हैं, साथ में पिटाई भी भरपूर हुई है। डेथ ओवर में जो आखिरी ओवर आता है वो प्रफुल्ल डालते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके पहले वाला ओवर डालते हैं शाकिब हुसैन। और अब 1-2 मैचेस नहीं है, अब खेल चुके हैं 6 मैचेस। अब वो डर नहीं है कि भैया मैं आखिरी ओवर डाल रहा हूँ या मैं सेकंड लास्ट ओवर डाल रहा हूँ। देखो एक हेजिटेशन रहता है कि यार आप जब किसी बड़े लेवल पर खेलते हो थोड़ी धक धक बढ़ जाती है। अब वो धक धक वाला सीन अब थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि 6-7 मैचेस खेल चुके हैं। अब 6-7 मैचेस खेलने के बाद में ना डेथ ओवर की मतलब पहली इनिंग के हिसाब से प्रफुल्ल हिंगे एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। सेकेंड इनिंग के हिसाब से उतनी बेटर चॉइस नहीं कहूँगा, ठीक है। शिवांग कुमार को भी छोड़ दीजिए, अभी आपको जरूरत नहीं लगेगी इनकी। और ऐसा ही कुछ शाकिब हुसैन के साथ में। देखो एक सिंगल मैच ऐसा नहीं गया जब विकेट ना मिला हो, और ये भी डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पहली इनिंग के लिए शाकिब और प्रफुल्ल दोनों बहुत अच्छे गेंदबाज आपके लिए बन सकते हैं डेथ ओवर के हिसाब से। अब बात करते हैं हम बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर के पास में जैकब बेतल है, विराट कोहली है, देवदत्त पडिक्कल है, वेंकटेश अय्यर ऑब्लिक रजत पाटीदार आपको मिल जाएंगे, जितेश शर्मा, टिम डेविड, और इधर आपको मिलते हैं रोमारियो शेफर्ड, कुरनाल पांड्या। बैटिंग इनकी भरपूर है कुरनाल पांड्या तक, ठीक है। कई बार कुरनाल पांड्या ऊपर आ जाते हैं जब जल्दी विकेट गिरते हैं, तो यहाँ कुरनाल पांड्या आपको नजर आते हैं इस नंबर पे बैटिंग करते हुए, ठीक। इसके बाद गेंदबाजी भुवनेश्वर, सुयस, जॉश रसिक, और एक ऑप्शन के बाद जैकब डफी का भी है। इस ग्राउंड के ऊपर विराट कोहली ने 12 मैच खेलकर 4 बड़े स्कोर बनाए हैं, मतलब हर तीसरी इनिंग में इनके बैट से एक अच्छा स्कोर आया है। देखो जब भी कोई बैटिंग विकेट होगा वहां विराट कोहली का स्कोर ना आए तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि बैटिंग विकेट पर वो तो आराम से स्कोर कर जाएंगे,
ठीक है। देवदत्त पडिक्कल 1 पे 2, 1 पे 7 वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड ने 2 में 58, जितेश ने 2 में 36 और 6 में 148 कुर्राल ने किया है। कुर्नाल ने 3 विकेट भी निकाले हैं इस मैदान के ऊपर। हालांकि स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते नहीं हैं यहाँ पे। भुवनेश्वर ने 49 में 48 निकाले हैं, हर 23 गेंद के बाद विकेट है। पहले इसी मैदान पर खेला करते थे लगातार, क्योंकि हैदराबाद की टीम में ही शामिल थे। अब जैकब बेथल की बात करें दोस्तों, बहुत जोर से स्ट्रगल चल रहा है, तो यहाँ तो अभी हम दिमाग लगाने से रहे। जीएल वीएल में ही रख लेना, जीएल में भी एक काम करना, एक टीम में रखना और वाइस कैप्टन बना लेना बस, क्योंकि बैटिंग विकेट है, कोई बड़ी बात नहीं अगर स्कोर आ भी जाए तो। फिर आते हैं विराट को। विराट स्मॉल लीग में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस है, तो ये आपकी टीम में तो कन्फर्म है, यहाँ तो आपको सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर आप नंबर 3 पर आएंगे पडिक्कल पे। देखो पडिक्कल ने ऐसा बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं, लेकिन हाँ 30+ लगभग हर मैच में आपको मिला है, तो 30+ स्कोर के लिए देवदत्त आपकी टीम में है, क्योंकि आते ही अटैकिंग शॉट्स खेले हैं इन्होंने, जिसकी वजह से सामने वाली टीम पे प्रेशर बढ़ा है। ऑर्थोडॉक्स ने इनको 5 बार आउट किया है, पर सामने जो टीम है उसके पास कोई ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहीं है जो रेगुलर हो। वैसे अभिषेक शर्मा डालते हैं, पर उनसे कराई नहीं जाती गेंदबाजी। इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर। लास्ट मैच में 73 का स्कोर किया, टी शर्ट उठा उठा के छक्के मारे। अच्छा, इनको आप शॉट खेलते देखोगे ना, तो जैसे मान लो शॉट खेल रहा है, पता नहीं ऐसा कैसा शॉट खेलते, इनकी टी शर्ट यहाँ आ जाती है, यहाँ आधे ऊपर कैसे आती है, बड़ा मतलब मैं काफ़ी इनको जज करता हूँ, इनको इस तरीके से खेलते हुए देखने में। हालांकि अच्छा स्कोर किया था लास्ट मैच के अंदर, 73 बनाया था। शुरू में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में स्कोर आया था। पर अभी वेंकटेश अय्यर को दूर ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट मैच में जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो थोड़ी सी डगमगी सी थी, मतलब थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगा उसमें मुझे। इसके बाद है जितेश शर्मा, इनको तो मैं आती जोड़ता हूँ। मैंने क्या कहा, ये 100 भी बना देगा तो मैं इसको टीम में नहीं रखूँगा। हालांकि सुपर ओवर हराया था बांग्लादेश से। बांग्लादेश के सामने सुपर ओवर कौन हरवाता है यार, मतलब बांग्लादेश कितनी छोटी टीम है अपने लिए। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो तो बिल्कुल बहुत ही छोटी टीम है, उसके बावजूद भी ये सूर्यवंशी को बैठाकर खुद गया था ये ऊपर बैटिंग करने के लिए। मतलब सूर्यवंशी को सुपर ओवर नहीं खेलने दिया। बताओ आप कौन होगा जो सूर्यवंशी को सुपर ओवर खेलने से रोकेगा? जितेश शर्मा। ठीक है। इसके बाद है टिम डेविड। ये पहले बैटिंग में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, टीम कोलैप्स करेगी तब भी बढ़िया ऑप्शन है, पर टिम डेविड पहली इनिंग में ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। रोमारियो शेफर्ड को रखने का भी फायदा है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो आरसीबी की टीम है वो जल्दी विकेट दे जाए, और ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा खेल रही है आरसीबी अभी, तो ऊपर से विकेट के चांसेस तो बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ऊपर अभी तो इनको लेने से फ़ायदा है नहीं। रही बात इनकी गेंदबाजी की, तो हाँ एक आधिक विकेट आ जाएगा, लेकिन ठुकने के चांस ज़्यादा है। इसके बाद है कुरनाल पंड्या। कुरनाल पंड्या ठीक खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग आ रही, रन कर रहे हैं, बॉलिंग आ रही है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कुरनाल पंड्या को लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि अगर गलती से 2 विकेट जल्दी आते हैं तो टिम डेविड और शेफर्ड को तो नहीं मिलेगी बैटिंग, कुरनाल को जरूर मिल जाएगी, इसलिए कुरनाल को लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है रसिक। रसिक कम से कम 1 विकेट आपको देंगे ही देंगे, कंफर्म है, कम से कम 1 विकेट आएगा ही आएगा। जॉश हेजलवुड कम से कम 1 विकेट यहाँ से आना तय है, 2 विकेट हो गए आपके पास, है ना। इसके बाद भुवनेश्वर, ये भी आपको 2 विकेट तक दे सकते हैं, 4 विकेट खत्म हो चुके हैं आपके। इसके बाद सुयश शर्मा, इनके चांस थोड़े से कम है। ठीक है, तो 4-5 विकेट आपको इजीली देखने मिल जाएंगे, और ये है रजत पाटीदार का रिकॉर्ड अगर खेलते हैं तो। 31 का एवरेज एसआरएच के सामने, 150 पिछले 1 साल में 27 का, स्पिनर के सामने 214 का स्ट्राइक रेट रखा है। पर अच्छी बात यह है कि सामने वाली टीम में कोई स्पिनर नहीं है। तो कितनी चीज़ें याद रखना पड़ती है जब भी आपको कोई बात बताना मुझे है तो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ये 3 स्मॉल लीग के कमाल के ऑप्शन हैं। फिर आप आओगे ईशान की तरफ, क्योंकि एसआरएच को आरसीबी को पसंद करते हैं। देवदत्त पडिक्कल 34, 35, 40 हर बैच में बना जाते हैं, इसलिए वाइस कैप्टन। कुरनाल पंड्या अगर टीम कोलैप्स करती है तो 1 विकेट प्लस 25 से 30 रन के लिए ये आपका काम कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क है जो हमें लेना भी पड़ते हैं। वैसे ट्रेविस हेड भी ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो हटके रहते हैं, उनको हमें आपको बताना होता है। अब चलिए टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, साथ में 2000 लाइक आपको कंप्लीट करने हैं, वो करना है, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब क्या कहता है हमारा टीम कॉम्बिनेशन, ज़रा ये देख लीजिए भैया। क्लासेन ईशान, डेविड, अभिषेक, विराट, कुरनाल, नीतीश रेड्डी, ईशान, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, ये कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है।
जो भी फेरबदल होंगे वो आपको बताए जाएंगे टेलीग्राम पर बाकायदा। तो टेलीग्राम पे रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। वीडियो को शेयर कर दो। अगली वीडियो में आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।